बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही है 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान औरंग। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसा रहा आपका वीकेंड? यकीनन आपने अपने वीकेंड को बड़ा एंजॉय किया होगा। मंडे का दिन है और मंडे के दिन से तमाम चीज़ें जो हैं वो दोबारा आपकी रूटीन से स्टार्ट हो जाती हैं। जैसा कि मैंने पूरा एक हफ्ता जो है अपना वीक को एंजॉय किया और देन मैं अब आपके साथ यहाँ पर हाजिर हूँ और मैंने तो आप लोगों को बड़ा मिस किया, यकीनन आप लोगों ने भी बड़ा मिस किया होगा। और सबसे पहले तो बिलाल का बहुत शुक्रिया। बिलाल ने बहुत अच्छे तरीके से जो है इस प्रोग्राम को लेकर चले और उन्होंने पूरे मेरी गैर मौजूदगी में बहुत प्रोग्राम को अच्छे तरीके से चलाया, तो बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ, फिर आगे जो है वो बातचीत हमारी होती रहेगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर कैसर अंसारी साहब, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। और इसके साथ ही जो है हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं, हमारे रोही के रिपोर्टर हैं हसन मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप हसन? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज थोड़ा हम स्किन के हवाले से बात करेंगे डॉक्टर साहब से। और आजकल जो डिजीज़ है जैज़म के हवाले से बीमारी है, ये क्या है, इसका इलाज क्या है, इसका जो है वो ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। हसन से बात होगी जिस तरह हमारे मुल्क में इस टाइम जो पेट्रोल की वजह से मैं जैसे यही वैसे एकदम मुझे बड़ा धचका लगा कि आते ही जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनमें इजाफा हो गया। 35 रुपये जो है इसमें इजाफा किया गया है, डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। इस पर बात होगी कि अवाम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारी जो मुल्तान की टॉप स्टोरीज होंगी उस पर बात होगी। ठीक है जी सर, क्या हालचाल है? ठीक ठाक है? अच्छा, सबसे पहले तो जाज़म पे बात कर लेते हैं, ये क्या है? तलफ़ुज़ में दुरुस्त कर दूं, ये उर्दू में जज़ाम। जज़ाम? अच्छा, मैं जाज़म पढ़ रही थी, जज़ाम। ठीक है, ये जज़ाम क्या है? ये बहुत पुरानी बीमारी है। इसको अंग्रेजी में लेप्रोसी कहते हैं। ठीक है। उर्दू में कुछ जज़ाम कहते हैं, कुछ इसे कोढ़ कहते हैं। और आपको शायद याद हो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में ये बीमारी बहुत ज़्यादा आम थी। तो अल्लाह ताला ने उन्हें ये मौजज़ा अता किया था कि वो जज़ामी या कोढ़ी मरीज़ जो भी होता था उसके जिस्म पे हाथ फेरते थे और वो ठीक हो जाता था। तो उस दौर में इस बीमारी को नहुसत की अलामत समझा जाता था या जो भी था। तो उस इलाके के लोग जो है ना, जज़ाम के मरीज़ को अपनी आबादी से दूर कहीं भेज देते थे। एक वादी बनी हुई थी जहाँ पे जज़ाम के मरीज़ जो है ना वो अलग रहते थे। उनको बिल्कुल मुआशरे से अलग थलग काट के रखा जाता था। उनको एक इंतहाई नफरत की निगाह से देखा जाता था। तो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये मौजज़ा अता फरमाया था कि वो इस मरीज़ के जिस्म पे हाथ फेरते थे और वो ठीक हो जाता था। साइंस की रिसर्च ने ये बताया कि ये मर्ज जो है ये एक जरासीम से पैदा होता है। और ये जरासीम जो है उमूमन तंग व तारीक जगहों में ज़्यादा परवरिश पाता है। सही। और जब ये जरासीम जिस्म में दाखिल हो जाता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री इसका नाम है, तो ये बैक्टीरिया जब जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो उसके बाद इसका एक टाइम पीरियड होता है जिसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। उस वक्त तक ये परवरिश पाता है, उसके बाद जाके ये अपनी बीमारी की अलामात जाहिर करता है। सही। और ये जो वक्फा है इंक्यूबेशन पीरियड लेप्रोसी के जरासीम का, ये तकरीबन 3 से 5 साल तक है। 3 से 5 साल तक। अच्छा। इसलिए 3-4 साल के बच्चों में आपको ये बीमारी नजर नहीं आएगी। ठीक है। हमेशा बड़ों में नजर आती है। बच्चे भी जो 5-7 साल से ज्यादा उम्र के हैं उनके अंदर नजर आएगी, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज्यादा है इसका। और जिन लोगों के अंदर कुव्वत मज़ाहमत थोड़ी कमज़ोर होती है उनके अंदर ये ज़्यादा हो जाता है। और चूँकि ये जरासीम परवरिश पाता है तंग व तारीक जगहों पे, तो जो लोग तंग तारीक जगहों पे रहते हैं, नमी ज़्यादा है, रोशनी नहीं है, गुर्बत के इलाके हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे आपको ये बीमारी ज़्यादा मिलती है। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा ये बीमारी पाई गई है हमारे सिंध के इलाकों में, उस साइड पे ज़्यादा थी। कोयटा की तरफ बलूचिस्तान साइड पे इधर भी है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे इसके जो है ना मरीज़ मौजूद हैं। अब भी बीमारी खासी कंट्रोल हो गई है। सही। तो इस मामले में मैं थैंक्स कहूँगा
डॉक्टर मैडम रुथ को अल्लाह उन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए, जर्मन डॉक्टर थी, वो पाकिस्तान आई अपनी नौजवानी के आलम में। यहाँ पे उन्होंने ये मरीज़ देखे जज़ाम के, और उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो यहीं पाकिस्तान में रहेंगी। तकरीबन 28-32 साल की उम्र से वो यहाँ पे आई थी। यहाँ पे उन्होंने लेप्रोसी ट्रीटमेंट सेंटर कायम किया, सारी उम्र उन्होंने यहाँ पे गुजारी। तकरीबन 80 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है, और उन्होंने ये सारी उम्र पाकिस्तान के मरीजों की खिदमत में गुजारी है। सही। मैडम रुथ। अच्छा, आप इसकी वैसे जो अलामात पे अगर हम आए तो किस तरह की अलामात होती हैं? देखिए, ये मर्ज जो है ये मेनली मुतासर करता है नर्व्स को, आसाब को। ठीक है। तो जब आसाब को डैमेज करता है, नर्व को डैमेज करता है, तो उसकी अलामात हमारे जिस्म पे भी जाहिर होती हैं। तो उसमें सबसे पहले पैचेस बनते हैं, क्योंकि इस बीमारी की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, सिर्फ एक किस्म की नहीं है, मुख्तलिफ टाइप्स हैं इसकी। तो उसमें एक टाइप की है, उसमें जिस्म पे पैचेस बनते हैं जो सुन्न होते हैं, उनके अंदर एहसास नहीं होता। और वो उस पैच के अंदर भी हो सकता है, उंगलियों के अंदर भी हो सकता है, जिस्म के बाकी हिस्सों में भी हो सकता है, कोई भी नर्व जो है ना मुतासर हो सकती है। और जो नर्व मुतासर होती है वो प्रभाव का फूल जाती है, बिल्कुल मोटी हो जाती है। तो हमने ये अक्सर देखा है कि पैचेस जो है वो जिस्म के इस हिस्से पर है, रग जहाँ की जब मोटी हुई है, क्योंकि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ये निशानात बनते हैं। और फिर यह है कि कुछ जगहों पर जिस्म पे फोड़े से बन जाते हैं, जिनमें पीप नहीं होती, बाद में पीप भी आ जाती है, लेकिन वो फोड़े फोड़े से जिस्म पर बेशुमार वो जाहिर हो जाते हैं, और उसकी वजह से लोग उनसे नफरत करते हैं कि बदनुमा हो जाता है ना जिस्म भी, चेहरा भी। तो जिस्म पे, चेहरे पे, जगह जगह पे छोटे छोटे बड़े से मुख्तलिफ साइज के फोड़े बन जाते हैं। ठीक है। उनमें फिर बाज़ औक़ात अल्सरेशन हो जाती है, जख्म बन जाते हैं, और वो चूंकि एक आम एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होते, किसी आम दवाई से ठीक नहीं होते, उसके लिए ख़ास दवाई होती है जिससे वो ठीक होते हैं, और उसका भी खासा लंबा ट्रीटमेंट है। तकरीबन 1-2 साल ट्रीटमेंट में ही लग जाते हैं। सही। तो मतलब ये एक से दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, चूंकि जरासीम है, सांस के जरिए फैलता है। ठीक है, सांस के जरिए। सांस के जरिए फैलता है। ठीक है। छूने से भी फैलता है, जो मरीज मौजूद है उससे भी और उसकी सांस से भी दूसरे शख्स के अंदर आ सकता है। तो ये बीमारी, मैंने कहा ना, हमारी जो पूरी कम्युनिटी है वहाँ पे बीमारी ज़्यादा है, क्योंकि तंग उतारी जगहों में रहते हैं, छोटे छोटे मकान हैं, वहाँ पे जरासीम जो है उसकी परवरिश भी ज़्यादा होती है, एक दूसरे कम्युनिकेशन जो है वो भी ज़्यादा होती है, ट्रांसफ़र जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस वजह से उस कम्युनिटी में ये बीमारी में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अफ्रीका की तरफ चले जाए, वहाँ पे ये बीमारी बहुत मिलती है, क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे अफ्रीका के जो जंगलात वगैरह हैं इस कदर है कि वहाँ पे धूप नहीं पड़ती। सही। तो हमारे लिए तो वैसे धूप बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला की हर नेमत हमारे पाकिस्तान में मौजूद है। अच्छा, मैं यहाँ पे देख रही थी कि दुबई में भी लोग जो हैं वो स्पेशली वहाँ धूप के लिए आते हैं कि उनको स्किन डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो खासकर वहाँ पर वो स्पेशली अपने आप को इसलिए कि स्किन की डिजीज़ से बचा जा सके। तो इस वाले से भी बड़ा धूप हमारे लिए तो बहुत नेमत है, अक्सर हम कहते हैं तो यहाँ पर हमारे मुल्तान में बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है वैसे। अच्छा जी, इसके साथ साथ थोड़ा सा हम आ जाते हैं पेट्रोल की तरफ से भी, हसन से बात करते हैं। हसन, पेट्रोल बढ़ने से आवाम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्या देख रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। कल तकरीबन 11:30 बजे करीब ना वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाती है, और उसमें वो 35 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल और डीजल और इसी तरह से लाइट डीजल, मिट्टी का तेल, यानी पेट्रोलियम मसनूआत जितनी भी हैं ना, उनमें इजाफा किया जाता है। पेट्रोल में ना 35 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा होता है। अब 35 रुपये फ़ी लीटर इजाफे के बाद आज पेट्रोल की जो कीमत है ना वो 250 है राउंड अबाउट, अगर देखा जाए ना 250 पर लीटर। इसी तरह से अगर डीजल को देखा जाए 263 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से, अगर मिट्टी के तेल को देखा जाए तो वो 190 पर लीटर के हिसाब से मिल रहा है। लाइट डीजल को देखें तो वो तकरीबन 187-188 के करीब मिल रहा है। तो अब बात यह है कि पहले भी हमारा मुल्क थोड़ी सी ना महंगाई का शिकार है। अब अगर एकदम 35 रुपये फ़ी लीटर इजाफा होता है ना, तो वो एक हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक ऐसे समझ लें महंगाई का सुनामी जो है ना वो हमारा मुंतज़िर है।
अगर हम देख लेते हैं आटे की कीमतों को, दाल की कीमतों को, घी की, यानी बेसिक जो हमारी चीजें हैं ना, हाँ, वो इतनी महंगी हैं। और फिर उसके बाद जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसका इम्पैक्ट जो होगा वो तमाम चीजों पर पड़ेगा। जैसे ही 1 लीटर के पीछे आप देखें 35 रुपए का इजाफा हो रहा है। अब जिन जिन ट्रक्स पर सब्जियां लोड होती हैं, बड़ी मैं आपको बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर जिन ट्रक्स पर सब्जियां आती हैं, जिन पर हमारी बेसिक बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें आती हैं जो हम रोज़मर्रा रूटीन में घर में इस्तेमाल करते हैं, वो तमाम चीज़ें महंगी होंगी। जैसे ही वो चीज़ें महंगी होंगी तो उसका डायरेक्टली बर्डन किस पर आएगा? आम शहरियों पर, आपके और मेरे ऊपर आएगा। जब आपके और मेरे ऊपर उस चीज़ का बर्डन आएगा तो पहले भी इतने मसाइल हैं, हाँ। पहले भी इतनी महंगाई है, उसके बाद जब इस तरह की एक और महंगाई का जोर आएगा तो आखिर आवाम कहाँ जाएगी? ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए कि एकदम 35 रुपीस बढ़ना पेट्रोल की कीमत और उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आना अवाम पर। और वहां से अगर हम डॉलर को देखें तो डॉलर भी शूट कर रहा है। तकरीबन आज का जो डॉलर का रेट है वो तकरीबन 263 रुपीस है। हाँ। और इस तरह से ये तमाम चीजें जो हैं ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगी आम आवाम पर। और जब आम आवाम पर इस चीज का इम्पैक्ट आएगा तो ऑब्वियस सी बात है आवाम के लिए सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मैं कल भी एक न्यूज़ में यही देख रही थी कि हमारे यहाँ हम लोगों का अपना भी बड़ा कसूर है। अवाम, हम समझते हैं कि एक अवाम का इस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किलात से गुजर रही है, पर मैंने ये देखा कि जब भी पेट्रोल महंगा हुआ तो हमेशा हमारे पेट्रोल की, जैसे ही आपको ऐलान किया जाता है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं तो हमारे यहाँ के लोग सारे दौड़ पड़ते हैं कि किसी तरीके से हम अपनी गाड़ियों के, हम अपने बाइक्स के पेट्रोल जो है वो टैंकी फुल करवा लें। बिल्कुल। बट हम बजाय किसी एहतजाज के और इन चीज़ों को रोकने की बजाय जाएं कि हम पे क्या जो है इस तरह का जुल्म हो रहा है कि हम इस तरह की मुश्किलात को फेस कर रहे हैं, बजाय इन चीज़ों से लड़ने के या इनको फेस, हम लोग अपनी इन चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, किसी तरीके से हम सेव कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इस तरीके से हमारा अपना भी बहुत सारा कसूर है जिसकी वजह से हम अब हमारे अपने पैदा करदा मसाइल भी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ऐसे ही है। अब ये ना परसों रात से तकरीबन ये एक चीज़ गर्दिश कर रही थी कि समरी वजीर पेट्रोलियम को भिजवा दी है और अब कितना बढ़ता है। तो आप यकीन करें परसों रात से ही ना पेट्रोल पंप्स पर इतना शदीद रश था कि मुल्तान नहीं, मुल्तान के जो इर्द गिर्द के इलाके हैं ना, मियाँ वाली, खानेवाल, लैया, बखर, उधर आप यकीन करें पेट्रोल शॉर्ट हो गया। ज़ख़ीरा अंदोज में भी जब बात करते हैं ना, चाहे आटा हो जाए, चाहे आपका घी हो जाए, चाहे आपका तेल हो जाए, मतलब इस तरीके से जो आपके खाने पीने की इवन अशिया भी हों तो उस पर भी जब इस तरह की कोई कीमतें बढ़ती हैं तो उसके बाद हम यही देखते हैं कि वो शॉर्ट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर जो आवाम है वो ज़्यादा मुश्किलात को फिर फेस कर रहा होता है। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अपनी टीवी का वॉल्यूम काइंडली बंद कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बात करें, आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। नदीम, कर दिया मैंने तो। चले मेहरबानी, अब आप बात करें, क्या बात करना चाह रहे हैं? मैं हसन भाई से ये बात करना चाहता हूँ, इतनी महंगाई है, खुदा का अजाब पड़ रहा है, लोग, आदमी जो है ना अपने सर के पगड़े देने के लिए तैयार है आटे के लिए। इतने लंबे लंबे लाइनें लगी हुई है, खुदा का क्या हो रहा है इधर पाकिस्तान में? ये हमारा पाकिस्तान है? ठीक है, कुछ और कहना चाहेंगे? जी हाँ। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। वही है कि हर बंदा जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देता है क्योंकि पाकिस्तान के जो इस टाइम हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ही हम मुश्किलात में फंसे हुए हैं और दिन ब दिन मुश्किल हालात ही आते जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने कि आटे की लाइनें, कल की बात है, कल तकरीबन घंटा घर पर इतनी लंबी लाइन थी आटे के लिए कि वो एक बंदे से बात हुई तो वो लिटरली आंसू बहा कर ना वो रोने लग गया। कहने लगा कि यार आप मुझे ये बताएं कि मैं एक मजदूर हूँ, मैं आज दिहाड़ी पर नहीं गया, मेरी 700-800 की दिहाड़ी जो है वो टूट गई। यहाँ मैं सुबह से आया हूँ, मेरे घर में आटा नहीं था, मैं बगैर नाश्ता किए, मेरे बच्चे भी भूखे बैठे हैं, मेरी वालदा जो इस टाइम बिल्कुल माजूरी की हालत में है वो भी भूखी हैं और मैं खुद भी भूखा हूँ। दिहाड़ी तोड़कर मैं उधार उठाकर और यहाँ 10 किलो आटे का थैला लेने आया हूँ और मेरी अभी तक बारी नहीं आई। ये मैं आपको एक शख्स की कहानी बता रहा हूँ, एक शख्स की। और इस तरह से पता नहीं कितने लोग हैं जो बेचारे आटा लेने आते हैं, जो बेचारे बस सफेद पोश तबका जो है ना। मैं कल एक वीडियो भी वायरल हुई है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे कि ख्वाजा सिराग को जो है वो आटा लेने गया तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने उसको बाकायदा कहा कि हमें डांस पहले करके दिखाओ और देन फिर आपको आटा मिलेगा।
मतलब ये हमारे पाकिस्तान का ये हाल है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनकी ही समझ नहीं आ रही कि वो कर क्या रहे हैं पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल और ऐसे ही है। अपने ही जो लोग हैं वो ही नहीं चाह रहे कि आप देखें, आप किसी की मजबूरी से कितना नाजायज फायदा उठा रहे हैं कि आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं। कोई जान से हाथ धो रहा है, कोई बीमार पड़ रहा है, कोई गिर रहा है। अजीब एक सूरत हाल सी बन गई है कि पाकिस्तान को देखते हुए अब आपको एक डर और एक खौफ सा आने लग गया है। बिल्कुल ऐसे ही है, अजीब हालत है, अजीब कश्मकश है, पता नहीं क्या आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। अब अगर मौजूदा सूरत हाल को आप देखें तो अब भी तो यही सिचुएशन है ना। पेट्रोल 250 के करीब है, आटे के लिए लंबी लाइनें हैं, घी तकरीबन 550 क्रॉस पर केजी 550 क्रॉस कर चुका है। दालें देख लें, चीनी, चावल, बेसिक ज़रूरियात हैं ये। प्याज को आप देख लें, प्याज तकरीबन 250 क्रॉस किया हुआ है। चिकन, सस्ता प्रोटीन जो किसी दौर में तस्वुर किया जाता था, 5 सेंचुरियां वो अपनी मुकम्मल कर चुका है। यानी पर केजी 500 रुपीज़ हमें चिकन मिल रहा है। और इसी तरह से आटे के लिए लंबी लाइनें, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ। कैसे, किस डायमेंशन में हमारा मुल्क जा रहा है, आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। बहरहाल इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर समझता हूँ कि वो हमें ये करनी चाहिए कि हर शख्स को ना अपना हिस्सा ज़रूर मिलाना चाहिए कि अगर मेरे इख्तियार में कोई चीज़ है तो मैं अपने इर्द गिर्द लोगों को ज़रूर देखूँ जिनकी मैं मदद कर सकता हूँ। ऐसे ही आपके इख्तियार में ये है कि आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं, आप जिनकी मदद कर सकती हैं, आपको मदद करनी चाहिए, ताकि हम अपने ज़मीर से मुतमईन रहें कि हमारा इख्तियार, हमारे बस में जो चीज़ थी, हम जिसके लिए जो कुछ कर सकते थे वो हमने उसके लिए किया। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बात यह है कि जिम्मेदारियों को समझे कौन। तो यहाँ पर हर बंदा जो है वो किसी ना किसी तरीके से फ़ायदा उठाने के चक्करों में होता है। कोई किसी के बारे में सोच, अब वो वाला टाइम चला गया है कि जब हम देखते हैं कि आप किसी का एहसास करें, बिल्कुल, आप किसी की हेल्प कर सकें। बहुत कम लोग रह गए हैं। तो ये हालात जिस तरह के चल रहे हैं, जो बाअसर लोग हैं जिनके पास इख्तियारात भी हैं, तो वो भी इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो ये चीज़ें जब हमारे जो हुक्मरान हैं वो ही इन चीज़ों का एहसास नहीं करेंगे, एक अजीब सी दौड़ लगी हुई है कि आप हर बंदा जो है वो आपको परेशान दिखाई देता है कि वो किन मुश्किलात से बाहर निकले। बेरोज़गारी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम अपनी इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाएं तो वो इस टाइम उनका बहुत बुरा हाल है। फिर आप खाने पीने की एशिया में तो उसमें भी आ रहा है कि आपको खुराक की कमी का जो है वो सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इम्पोर्ट जो है वो बिल्कुल बंद कर दी गई है। एक्सपोर्ट के हवाले से हमारा कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो बिल्कुल अजीब एक मराहिल से जो है वो इस टाइम गुजर रही हैं। समझ नहीं आ रहा कि आने वाला जो टाइम है वो किस तरह का होगा और लोग किस तरह सरवाइव करेंगे। तो ये काफ़ी एक उसमें। अच्छा, जैसे अभी आटे की हम बात कर रहे थे, तो अभी क्या कंडीशन है? कोई इसके ऊपर काबू पाया जा सका है या नहीं? अभी तक ये वही हालात चल रहे हैं। आटे की अगर कंडीशन की बात करें तो यूं है कि बाहर अगर हम देखें आम लोकल मार्केट में तो आटा हमें तकरीबन मिल रहा है 15 किलो का जो आटे का पैकेट है ना, वो मिल रहा है 1780 टू 1800 तक। ये 15 केजी का है। और अगर हम बाहर गवर्नमेंट के आटे की बात करते हैं जो सब्सिडाइज आटा है, तो वो हमें 10 केजी पैक जो है वो हमें मिल रहा है तकरीबन 650 के करीब का। तो अब 15 केजी को आप देखें वो मिल रहा है 1800 का, 10 केजी मिल रहा है तकरीबन 650-700 का। तो आम आवाम जो है वो गरीब बंदा जो है वो बाहर वाला आटा तो बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। वो ये कहता है कि अगर मुझे शनाख्ती कार्ड दिखाकर एक दिन की अगर मेरी दिहाड़ी टूट भी जाती है तो कोई इशू नहीं है, मैं एक 10 किलो का आटे का पैकेट आज ले लेता हूँ, एक कल ले लूँगा, तो बाहर से कम अज़ कम जो है वो मुझे बाहर वाला आटा नहीं खरीदना पड़ेगा। तो इसी तरह से ये अजीब कश्मकश है। अगर आटे की सप्लाई की बात करें तो आटे की सप्लाई तो बिल्कुल ठीक है, वो तो यहाँ हर जगह पर कोई ना कोई स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन जहाँ जहाँ स्टॉल्स लगे हुए हैं वहाँ अगर हम जाकर देखें तो वहाँ पर बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं। एक बंदा जो सुबह 8 बजे का आता है उसकी बारी आने में तकरीबन 11 बज जाते हैं। 11 बजे जब उसकी बारी आती है तो पीछे से उतनी ही लंबी एक और लाइन लगी हुई होती है। तो उसके लिए तरीके से जो है वो बहुत ज्यादा लोगों को मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मजीद भी आपसे जानते हैं सर, निज़ाम के हवाले से एक तो उसकी वजूहात में भी चले जाते हैं कि क्या वजूहात हो सकती हैं इसकी? तो जरासीम एक से दूसरे तक फैलते हैं, उसकी मैंने बेसिक वजह पहले बताई ना, सांस के जरिए फैल रहा है। अब जितनी ज़्यादा कुर्बत होगी, फासले कम होंगे, एक कमरे में बहुत ज़्यादा लोग रह रहे होंगे, उतने ही इसके फैलने के इम्कानात ज़्यादा है। सही। तो एक घर में एक से ज़्यादा मरीज पैदा हो सकते हैं, एक से दूसरे को बीमारी लगने वाली है। फिर जहाँ पे इलाज मुआवजे की सहूलतें नहीं है वहाँ भी ये ज़्यादा फैलेगी।
तो मेन चीज़ आ रही है, एक तो हमारी एनवायरनमेंट कि वहाँ पे धूप का गुजर नहीं है, हवा का गुजर नहीं है, ठीक है, हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है, डैम्पनेस है, नमी ज़्यादा है वहाँ पे, सांस की तकलीफें वैसे ज़्यादा होती हैं। फिर फासले बहुत कम हैं, एक कमरे में 10-10, 20-20 बंदे रह रहे हैं। जितने ज़्यादा करीब होंगे मरीज़ के करीब, उतने ज़्यादा इसके फैलने के इम्कान ज़्यादा हैं। और फिर यह कि जब जिस्म पे किसी भी जगह पे इसकी जब अलामात ज़ाहिर होती हैं तो फौरी तौर पे पता नहीं चलता कि जी मर्ज़ क्या है। एक निशान सा बना है, कोई पता नहीं क्यों बना है। हाँ, समटाइम्स उसमें हम कोई इग्नोर दवाई कर लगा जाते ली हैं हो, ना, अगर कोई भी इस तरह एलर्जी। वो जगह सुन्न हो गई, पता नहीं चल रहा। हाँ, उंगलियां सुन्न हो गई, कोई पता। जब कंट्रैक्चर बनने लगते हैं, उंगलियों में दर्द शुरू हो गया, उंगलियां टूटने लग जाएंगी, हड्डियां भुरने लग जाती हैं, उसके बाद फिर लोग जाते हैं स्पेशलिस्ट के पास कि ना ये क्या मसला हो गया। आम डॉक्टर को पता नहीं चलता। तो उसके बाद जब तक इस बात का पता चलता है तो उस वक्त तक बीमारी की कॉम्प्लिकेशन बढ़ चुकी होती है। सही। एक तो बीमारी शुरू 4-5 साल के बाद हो रही है, उसके बाद उसके इलामात बढ़ते बढ़ते जब वो कॉम्प्लिकेशन में आ जाता है ना, उस वक्त कहीं जाकर उसका इलाज शुरू होता है। तो फिर उसके बाद हमें कॉम्प्लिकेशंस का भी इलाज करना पड़ता है। एक तो बीमारी का इलाज करना है, फिर कॉम्प्लिकेशन का इलाज भी करना पड़ता है। सही। अब ये हमारी खुशकिस्मती कह लें कि ये जो जरासीम है जिसको माइकोबैक्टीरियम कहते हैं, टीबी का जरासीम वो भी माइकोबैक्टीरियम है, और लेप्रोसी का जरासीम जो है वो भी माइकोबैक्टीरियम है। ठीक है, दोनों के ऊपर एक ही दवाई असर करती है जो रेफेम्पेसिन के नाम से आती है, ट्यूबरकुलोसिस की दवाई, वही इसके ऊपर भी असर करती है। सही। अब तो खैर रेफेम्पेसिन जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में ही मिल रही है, पहले तो मार्केट में आम थी, अब सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर अवेलेबल है। तो लेकिन ये कि ये उस पर भी काम करती है। इसके अलावा एक और दवाई है, डेप्सोन उसका नाम है, वो भी एक बेसिक मेडिसिन है लेप्रेसी के मरीजों के लिए। इसके अलावा और दवाइयाँ भी हैं, सिर्फ ये 2 दवाइयाँ नहीं, और दवाइयाँ भी हैं जो कि लेप्रेसी के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती हैं। अब यह है कि चूंकि इस बीमारी के जो मरीज हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, अगरचे जिस इलाके में है वहाँ पे ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन ओवरऑल हम पूरे मुल्क में देखें तो हमें इतने ज़्यादा मरीज नज़र नहीं आते। मतलब इतनी ज़्यादा बीमारी इसमें नहीं है। ठीक है ना। ठीक है। तो खैर माशाल्लाह खासी कंट्रोल हो गई है। रावलपिंडी में भी सेंटर मौजूद है, सिंध में भी इसके सेंटर मौजूद है, ठीक है। और पाकिस्तान के हर बड़े अस्पताल में इसके लिए एक शोबा मौजूद है। और आवाम को इस बात का पता नहीं है कि लेप्रोसी का ट्रीटमेंट फ्री प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, ये फ्री हो रहा है, फ्री ट्रीटमेंट लोगों को होता इस बारे में अवेयरनेस इतनी आप नहीं है। यकीन करेंगे कि जो लेप्रोसी प्रोग्राम के लोग हैं। सर, इस पे बात करते हैं मजीद, इस पे लाजमी, लेकिन अभी हमने जाना ब्रेक पे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह हम बीमारी के हवाले से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में अब जो इसका इलाज जो है वो फ्री है। रावलपिंडी में लेप्रोसी ट्रीटमेंट सेंटर मौजूद है, ठीक है, कराची में लेप्रोसी ट्रीटमेंट सेंटर मौजूद है, पाकिस्तान के हर बड़े अस्पताल में, जैसे मुल्तान में निश्तर हॉस्पिटल में, इस तरह और भी जितने भी हॉस्पिटल हैं बड़े बड़े, उन सब के अंदर लेप्रोसी ट्रीटमेंट डिपार्टमेंट मौजूद है। ठीक है, वहाँ पे उनका एक नुमाइंदा मौजूद होता है। आपको किसी भी पेशेंट के बारे में ये शुबा है कि जी इसको जजाम है, इसको लेप्रोसी है, आप सिर्फ हॉस्पिटल में ये इत्तला कर दें कि इस बंदे को हमारा ये कुछ है, वहाँ से नुमाइंदा आपके घर आएगा। सही। वहाँ घर पे पहुँच के उस पेशेंट का जो भी टेस्ट करवाने हैं वो वहीं पे करेंगे, उसके सैंपल लेके जाएंगे, उसका जो भी है वो सब फ्री होगा। ठीक है, पेशेंट का कोई खर्चा नहीं होगा। वो सारा उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जब कंफर्म हो जाए कि ये बंदा बीमार है, वाकई लेप्रोसी का मरीज है, उसको उसकी दवाई उसके घर तक पहुंचाई जाती है महीने में 2 मरतबा। ठीक है, 15-15 दिन की दवाई होती है, और वो दवाई जो है जो लेप्रोसी का जो नुमाइंदा है वो उसे वहाँ पे दवाई खिला के जाता है। एक दवाई होती है जो 2-2 हफ्ते के बाद खानी होती है, बाकी दवाई होती है जो डेली इस्तेमाल करनी होती है। ठीक है, जो 2 हफ्ते के बाद खाने वाली दवाई है वो अपने सामने खिला के जाता है, बाकी 2 हफ्ते की मेडिसिन वो उन्हें प्रोवाइड करके जाता है, और 2 हफ्ते के बाद वो फिर आता है और घर पे दवाई प्रोवाइड करके जाता है। ये लेप्रोसी ट्रीटमेंट जो प्रोग्राम पाकिस्तान में चल रहा है ना, पूरे पाकिस्तान में
यही चीज चल रही है। लेप्रेसी के मरीजों का ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री हो रहा है। ठीक है। लेकिन हमारे अवाम को इस बात की अवेयरनेस नहीं है। वो मरीज को सोसाइटी से अलग कर देते हैं, उसको देखना बंद कर देते हैं, उसके साथ हमदर्दी खत्म कर देते हैं। हालांकि वो बंदा तो ज्यादा हमदर्दी का मुस्तहिक है। अब जब जिसका जिस्म सुन्न हो गया, उसको टेम्परेचर का एहसास नहीं होता, उसके हाथ जल जाते हैं चूल्हे पे, पता नहीं चलता। जाहिर सी बात है, हाथ तो सुनने, उसको क्या एहसास, वो कैसे पता चलेगा? हाँ। उन जख्मों का मजीद इलाज करना पड़ेगा। उसकी हड्डियां भुर गई हैं अंदर से, उसके हाथ छोटे हो गए। हाँ। अब उसके लिए एक अलग प्रोसेस वो बनाना पड़ता है आर्टिफिशियल सा, कि वो कोई चीज बना के उसके हिसाब से उसको, ये सब चीजें जो है ना, ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। हेल्थ डिपार्टमेंट जो लेप्रेसी सेंटर है, तो मैं दुआ दूंगा मैडम रूथ को कि उन्होंने ये सारी मेहनत की थी यहाँ पाकिस्तान में, उनकी वजह से ये जितने सेंटर जो बने हुए हैं ना, अब पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी डॉक्टर मौजूद है वहाँ पे काम कर रहे हैं, और निश्तर हॉस्पिटल में भी है। मैं तो चूंकि निश्तर की बात ज़्यादा करता हूँ, मेरा ताल्लुक निश्तर से रहा है जी। तो यहाँ पे नुमाइंदे मौजूद हैं, और यहाँ पे जो बंदा मौजूद है वो महीने में 2 दिन यहाँ पे होता है निश्तर हॉस्पिटल में, और बाकी दिनों में उसका एक टूर शेड्यूल है मुल्तान के एरिया में। जहाँ जहाँ पे हॉस्पिटल है वो हर जगह पे उसकी ड्यूटी होती है। एक एक दिन वो जाके वहाँ पे हर जगह पे उसने मेडिसिन प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है। तो इसका जो है वो लाजमी इसके हवाले से प्रोग्राम्स वगैरह निश्तर की तरफ से किए जाते हैं आगाही के हवाले से। अच्छा जी, मजीद भी इनसे जानते हैं। नाज़रीन, चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। सुहीरा तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। सुहीरा से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी, मुल्तान शहर के मौसम की बात करें तो आज मुल्तान का मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। माहिरीन मौसमियात ने ये पेशनगोई की है कि आज मुल्तान में मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, लेकिन इस वक्त की अगर सूरत हाल बताएं तो सूरज जो है वो अपनी आबोताब के साथ इस वक्त मौजूद है, और बादल फ़िलहाल जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अगर दर्जा हरारत की बात करें तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि ठंडी हवा भी चल रही है, तेज़ हवा चल रही है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत जो है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसी तरह से अगर बात करें हवा में नमी के तनासुब की तो वो 86% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आज 151 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो बारिश का इम्कान भी है, चूँकि मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की पेशगोई की गई है, इसी लिहाज से बारिश की भी पेशनगोई की गई है। लेकिन इस वक्त आसार यही हैं कि धूप निकली हुई है, और शहरी जो हैं वो इस धूप को, सर्दियों की धूप को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि मोटरवेज जो हैं वो इस वक्त खुली हैं, और इसके साथ साथ फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो भी जारी है, क्योंकि गुज़िश्ता कई रोज़ से मुल्तान में धुंध के जो बादल हैं वो छटने लगे हैं। आज भी जो है वो धुंध नहीं है, जिसकी वजह से मोटरवे ट्रैफिक के लिए खुली है। जी, बहुत शुक्रिया सुहीरा तारिक आपका। अच्छा जी, और इसके साथ साथ हसन आपसे ये जानेंगे कि गैर कानूनी पेट्रोल और एलपीजी की जो एजेंसीज हैं और सिविल डिफेंस का जो इसमें किरदार है उसके हवाले से बताइएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम देखें ना, जा बजा एलपीजीज़ की छोटी छोटी शॉप्स हमें नज़र आती हैं। किसी भी हम अगर गली मोहल्ले में चले जाएं या कहीं भी चले जाएं तो वहाँ पर छोटी छोटी हर कुछ दुकानें छोड़ के, कुछ एरिया छोड़कर छोटी छोटी दुकानें हमें नज़र आती हैं कि बेसिकली ये सारी की सारी गैर कानूनी होती हैं। इसके लिए बाकायदा तौर पर सिविल डिफेंस एक सर्टिफिकेट जारी करता है। सिविल डिफेंस के नुमाइंदे आकर पहले चेक करते हैं जिस भी दुकान में उन्होंने इंस्टॉल करना होता है अपना एलपीजी का सेटअप, वो देखते हैं। इसके लिए ना बाकायदा एक पूरा प्लान तैयार किया जाता है कि अगर एक दुकान है तो उसमें अगर अल्लाह ना करे एलपीजी सिलेंडर काफ़ी ज़्यादा तादाद में पड़े हैं और कोई भी ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि ये इतना जल्दी प्रोसेस होता है कि पता भी नहीं चलता और समझ भी नहीं आती। उसके लिए काफ़ी सारे कुछ रास्ते भी होते हैं जिसकी वजह से अगर आग लग जाने की सूरत में, ब्लास्ट हो जाने की सूरत में, वहाँ पर अगर कुछ शहरी मौजूद हैं, वहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं या वहाँ पर कोई भी मौजूद है तो वो किसी दूसरे रास्ते से चले जाएं।
दूसरा इसके लिए ना आग बुझाने वाले आलात जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो वो सिविल डिफेंस के नुमाइंदे आकर पहले चेक करते हैं कि आपकी दुकान का कितना एरिया है, आप यहाँ पर इंस्टॉल कर भी सकते हैं नहीं कर सकते, और उसके अलावा फिर जब इंस्टॉलेशन हो जाती है तो उसके बाद आकर दोबारा वो सेटअप चेक करते हैं कि यहाँ पर इनके पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं कि अगर अल्लाह ना करे कोई ब्लास्ट हो जाता है या कोई भी नागहानी सूरत अगर आ भी जाती है तो क्या ये तमाम चीज़ें ओवरकम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन अब अगर हम देखते हैं तो वो हर जगह पर एक ही मोहल्ले में अगर हम देखें तो वो एक ही रोड पर ही 4-5 हमें शॉप्स नज़र आती हैं। ये तो हो गई एलपीजी की बात। हाँ। इसी तरह से छोटे छोटे हमें एक एक यूनिट नज़र आता है, वो भी हमें इस तरह से नज़र आता है कि वो आगे उन्होंने यूनिट रखा हुआ होता है पेट्रोल का, और हाँ। पीछे उन्होंने छोटा सा एक टैंक रखा हुआ होता है जिसके अंदर से पेट्रोल आ रहा होता है और वो आगे से डाल के दे रहे होते हैं। ये भी गैर कानूनी है। इसके लिए भी सिविल डिफेंस जो है वो आकर पहले अव्वल तो इजाज़त देता नहीं है। अगर कहीं पर करीबी कोई पेट्रोल पंप नहीं है लेकिन वहाँ पर आबादी ज़्यादा है और वहाँ पर अगर वो इस तरह का कोई यूनिट इंस्टॉल करना भी चाहते हैं तो पहले सिविल डिफेंस के नुमाइंदे आकर चेक करते हैं, वो उन्हें इजाज़त देते हैं, अप्रूवल देने के बाद वो होता है। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि जा बजा ये हमें तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन सिविल डिफेंस का क्या किरदार है। तो हमारी जब सिविल डिफेंस के नुमाइंदों से बात हुई तो वो उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 4-5 माह के दौरान ना हमने तकरीबन 35 FIR दर्ज करवाई हैं। लेकिन वो बात फिर वही है, सिर्फ कानूनी कागजी कार्रवाइयों की हद तक वो महदूद हैं। और वो अगर FIR हो भी गई है, 2 दिन सील हुआ, तीसरे दिन दोबारा खुल जाता है। इसके लिए प्रॉपर एक ऐसी प्लानिंग तरतीब देनी चाहिए जिसकी वजह से आम शहरियों की जिंदगियां भी मुश्किलात में ना पड़ें और जिनका कारोबार लगा हुआ है उनका कारोबार भी मुतासिर ना हो। क्योंकि एकदम अगर हम ये देख लेते हैं कि सारे के सारे अगर इस तरह से LPGs एजेंसीज बंद हो जाएं, शॉप्स बंद हो जाएं, तो वो भी एक प्रॉब्लम्स है, आम शहरियों के लिए प्रॉब्लम है ना वो भी। इसीलिए कुछ इस तरह का प्लान चॉक आउट कर लें वो कि जिसके लिए शहरियों को के लिए भी मुश्किलात ना हो। अगर जिन लोगों की ज़रूरियात हैं, जिन लोगों ने अपने सिलेंडर्स वगैरह फिल करवाने हैं, उनके लिए भी इशू ना हो, वहाँ से जिनकी दुकानें हैं उनका कारोबार भी वाबस्ता रहे। तो अगर गुज़िश्ता दिनों की बात करते हैं, गुज़िश्ता कुछ महीनों की बात करते हैं, तो सिविल डिफेंस का ये किरदार रहा है कि उन्होंने तकरीबन 35+ FIR दर्ज करवाई हैं। कुछ काफ़ी सारी पेट्रोल एजेंसीज़ को सील किया उन्होंने, LPGs एजेंसीज़ जो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं उन्हें सील किया है। लेकिन फिर भी उसके बाद फिर वो दोबारा यही होता है, 2 दिन उन्होंने जेल काटी, 2 दिन थाने में रहे, फिर उसके बाद वो FIR वाली मुद्दत पूरी हुई, दोबारा आकर दुकानें खोल लीं। तो ये इसके लिए प्रॉपर कोई एक प्लान चॉक आउट हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर बात आ जाती है कि जब चीज़ें अभी स्टेबल नहीं हैं तो हमारे बहुत सारे काम भी जो है ना, हर बंदा जो है वो इसने अपनी मर्जी, वही जो पहले वाली मैंने बात की थी कि हर बंदा अपने इख्तियारात के नाजायज़ फ़ायदे उठाता है। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम बात करें क्राइम के हवाले से, जिस तरह बेरोज़गारी बढ़ रही है, जिस तरह हमारे मुल्क के मसाइल बढ़ रहे हैं, उसी तरह क्राइम भी जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अच्छा, स्ट्रीट क्राइम क्योंकि उसकी शरह में हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है क्योंकि लोग मजबूर हो गए हैं, जिसकी वजह से अभी हम देखते हैं बहुत ही कम उम्र के जो नौजवान हैं वो इस तरफ ज़्यादा मुलविस नज़र आते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ऐसे ही अगर हम देखते हैं ना, अपने इर्द गिर्द भी हम देख लें, पहले हम जब निकलते थे ना तो हम अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर फील करते थे। अब जब हम लोग निकलते हैं ना, दिन दिहाड़े भी अगर हम लोग निकलते हैं तो हम अपने आप को बड़े अनसिक्योर, अनसेफ सा फील करते हैं। उसकी क्या वजह? उसकी वजह यही है कि हम जिसके साथ भी बैठते हैं, आप नोटिस कर लें, हम जिसके साथ भी बैठते हैं ना किसी बंदे के पास कोई ना कोई एक बात होगी कि यार मेरे भाई, मेरा रिश्तेदार या मेरे कज़न कोई जा रहे थे और गन पॉइंट पर उससे स्नैचिंग हो गई है। ये आप अपने इर्द गिर्द देख लें, मैं अपने इर्द गिर्द देख लूँ, ये आखिर ये क्यों बढ़ रही हैं? इसके पीछे एक तो वजह हो सकती है अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि एक बड़ी बुनियादी वजह है। दूसरी इसके पीछे वजह हो सकती है महंगाई। जो कि ये चीजें हमारी चल रही हैं, इस पर मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, बात हो रही थी हमारी क्राइम के हवाले से। अच्छा, और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो दिन ब दिन इनमें इजाफा होता जा रहा है। जैसे हम बात कर रहे थे, ये महंगाई की वजह से तो कुछ ज़्यादा ही हम लोगों के ऊपर इस तरह के हालात आ रहे हैं। अब कराची में देखें तो वहाँ तो बंदा ही मार देते हैं ना। अच्छा, ये तो कराची की बात है ना। अगर हम मुल्तान की भी बात करें ना, मुल्तान में अभी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि हर बंदा ना
किस चीज़ के इजी वे यूज़ करता है, किसके फाइनेंस के। सोर्स ऑफ इनकम आपका इजी होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा इजी जो आजकल सोर्स ऑफ इनकम है ना, वो यही है कि आप एक छोटा सा टीटी पिस्टल ले लें, 20-25 हज़ार का वो आ जाता है, आप असले के जोर पर लोगों को लूटना शुरू कर दें। ये सबसे इजी वे है। अब सबसे ज़्यादा जो लोग इसमें मुलविस हो रहे हैं ना, वो सारे नौजवान हैं। नौजवान जिनका अभी ऐसे समझ लें कि कोई स्टेक नहीं है, कुछ भी नहीं है, उन्हें पढ़ना चाहिए, लेकिन वो पढ़ाई की बजाय क्या काम कर रहे हैं, वो उन्होंने एक बाइक रखी हुई है, नकाब पोश करके, और हर आते जाते को वो लूट लेते हैं। इजी वे है ना, इजी वे ऑफ असेस है। तो इसी तरह से हम अपने इर्द गिर्द अगर देख लें ना, क्या हो रहा है, हर दूसरा बंदा स्ट्रीट उसमें स्नैचिंग का शिकार हो रहा है, हर दूसरे बंदे को कहीं ना कहीं गन पॉइंट पर लूटा जा रहा है। अच्छा, एक हुआ यूं कि हमारे एक ना, अगर मैं आपसे एक वाकया शेयर करता हूं, हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनके घर डकैती हुई है। आप यकीन करें, उनके घर तकरीबन 12 से 13 लोग आए हैं जिन्होंने आकर उनके घर डकैती भी की है, और 3 घंटे तक उनके घर लूट मार करते रह गए हैं वो। 3 घंटे तक वहां पर वो बकौल उनके वो कह रहे थे कि हमने मौके पर 15 भी कर दी थी, लेकिन 15 की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम था, 1-1:30 बजे रात को लेकर और सुबह 4 बजे तक वो 11 लोग घर में लूट मार करते रह गए हैं, और पुलिस में से कोई नहीं आया। अच्छा, ये हमारा पाकिस्तान का अलमिया है कि जब भी हम 15 पे कॉल करें तो हमेशा कभी भी पुलिस टाइम पे नहीं पहुंचती। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक है जी, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। फारूक है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? मैं फारूक मुल्तान से बात कर रहा हूँ। जी जी। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मैं देख रहा था, बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही है क्राइम के हवाले से, और हसन भाई जो है वो बात कर रहे थे। हमारा जो एरिया है शाहबदर, वहाँ पर जो डाकुओं के रहमो करम पर है, वो पूरा इलाका जो है वो इस वक्त डाकुओं के रहमो करम पे है, और ना पुलिस वहाँ पर आती है, घंटों बाद पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। अगर वहाँ जाते हैं तो सिर्फ फर्जी कार्रवाई होती है, रवायती बयान दिया जाता है कि हम जो है वो गश्त मजीद बढ़ा रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों से वहाँ पर डकैतियां का होना मामूल बन चुका है। तो हसन मलिक से मैं ये पूछूंगा कि आप पुलिस के हवाले से क्या कहना चाह रहे हैं कि जनरल होल्ड अप भी लगा दिया जाता है, लेकिन कोई खास कार्रवाई नहीं होती, डॉल्फिन पुलिस का भी कोई अहम किरदार नहीं है पूरे मुल्क में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, बात फिर वही है कि ये तो उस इलाके की बात करें, अगर हम शहर की बात करें, शहर में भी यही हाल है। शहर में भी अगर 15 पर कॉल की जाती है, वो पुलिस वालों को पता भी है, सब कुछ है, लेकिन कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही। ये तो वहां की बात करें। मैं आपको अभी बात बता रहा हूँ, हमारे अपने रिश्तेदार हैं जिनके घर डकैती की वारदात हुई है। जिस गली में मैं रहता हूँ वहां चोरी की वारदात हुई है। आज चोरी हुए हुए तकरीबन वहां पर ऐसे समझ लें 22 दिन गुजर गए हैं, कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। अच्छा, वही बात है, मैं इस हवाले से अगर हम बात करूं तो मैं खुद बाहर का जो मैंने सिस्टम देखा, यकीन करें मुझे ये मुझे वहाँ पे कोई पुलिस नजर नहीं आई। मैं अभी ब्रेक में भी सर से बात कर रही थी कि वहां पर कोई भी इस तरह का मैंने नहीं देखा कि वहां पर कुछ क्राइम हो रहा हो, और वहां पर विद इन 15 मिनट्स अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है तो विद इन 15 मिनट्स पुलिस आपको जो है वो उसका रिस्पॉन्स भी देती है, और वो बंदा पकड़ा भी जाता है। मतलब बाहर की चीज इतनी, हर चीज जो है वो बड़े तरीके से चल रही है, लेकिन हम यहाँ अगर अपने पाकिस्तान की बात करें, हमारा सिस्टम जो है ना, हाँ, वो बहुत खराब है। अच्छा, इस पर मजीद भी बात करते हैं सर। जिस तरह अगर हम इस बीमारी की बात कर रहे थे, आप सुनिए, इसमें जिस्म जो है वो गल क्यों जाता है, और फिर दूसरे मरीजों से क्यों इसको दूर रखा जाता है, इस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं। दूसरे मरीजों से जो दूर रखा जाता है ना, हाँ, वो एक अवाम की अनअवेयरनेस है। उस मरीज को दूसरों से अलग करना कोई जरूरी नहीं है। टीबी का मरीज जो है, क्या हम उसको घर से बाहर फेंक देते हैं क्या? अच्छा, इसमें भी लोग बड़ा, अगर थोड़ी सी भी कोई इस तरह की बीमारी आ जाती है तो हम यहाँ पर बहुत ज्यादा एहतियात करना शुरू कर जाते हैं, मतलब उन लोगों को बिल्कुल ही सेपरेट कर देते हैं। आप ये देखिए, डॉक्टर भी तो काम कर रहे हैं ना जी, उन मरीजों के साथ ही काम कर रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है, और रोजाना चेक करते हैं, आते हैं। बिल्कुल, हमारा तो मरीज के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है ना, हम तो उसके बिल्कुल करीब 2 इंच के फासले पर उसके पास मौजूद है ना। तो बात है कि हमें क्यों नहीं होता कुछ भी। बात सिर्फ इतनी है कि सांस की जरिए बीमारी फैल रही ना, नकाब लगा लें, एहतियात करें, मास्क वगैरह का एहतियात करनी है, हैंड वॉश करें। बात है कि एक मरीज है, उसे हमदर्दी की जरूरत है, उसे इलाज की जरूरत है, नफरत की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मरीजों से नफरत खत्म करें। उसकी जो बीमारी, देखिए किसी भी शख्स के जिसमें फोड़े बन सकते हैं। अब ये फोड़ा एक आम कार्बंकल बना हुआ है, पस है, या के लेप्रोसी का है।
ये तो जब इन्वेस्टिगेशन होगा तब पता चलेगा ना। और अब ये बीमारी काबिल इलाज है। ठीक है, इसका इलाज मुमकिन है। इसका इलाज मुमकिन है। अच्छा, इसकी कोई वैक्सीन वगैरह भी अवेलेबल है? इसके वैक्सीन कोई ट्रीटमेंट में? कोई नहीं है। अच्छा, ट्रीटमेंट है इसका, जस्ट मेडिसिन और आप इस तरह की जो वैक्सीन के बारे में मैंने सुना नहीं है, हो सकता कोई अवेलेबल हो पर मेरे इल्म में नहीं है। ठीक है, तो आप मेडिसिन वगैरह ही इस्तेमाल करेंगे? मेडिसिन देखिए ना, एक चीज का इलाज मौजूद है। जब इलाज मौजूद, देखिए एक दौर था जब कहा जाता है कि टीबी का कोई इलाज नहीं है। हाँ। फिर जब इलाज उसका शुरू हुआ तो पता चला कि 2 साल का इलाज है। और आज टीबी का ट्रीटमेंट 4 महीने का है। 4 महीने में पेशेंट ठीक हो जाता है। सही। ऐसी दवाइयां आ गई है ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह लेप्रोसी का ट्रीटमेंट जो है ना वो भी लेंथी है, लेकिन जो है कि अब वो भी काबिल इलाज है। अच्छा, कितने अरसे का ये इलाज है जिसमें ये जो है वो बिल्कुल ठीक हुआ जा सकता है? मैक्सिमम 1 साल। 1 साल। अच्छा, मैक्सिमम 1 साल आपको मेडिसिन जो है वो इसकी इस्तेमाल करते रहना है। करनी पड़ती है। ठीक है। देखिए ना, एक मर्ज जिस्म में पैदा हो गया, आपने बीमारी को कंट्रोल कर लेना, बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हो गई है, उसकी उंगलियां भुर गई हैं, हड्डियां भुर गई हैं, उनको आप वापस ग्रो नहीं कर सकते। वो चीजें तो ठीक है ना। उसका हाथ जल गया किसी वजह से, सही, क्योंकि सेंसेशन नहीं है। हाँ। उसको वापस नहीं ला सकते। उसकी नर्व्स खत्म हो गई हैं, अंदर से नर्व्स गल गई हैं, जिस वजह से आगे सेंसेशन नहीं आ रही, उसको आप वापस नहीं ला सकते। आपने कॉम्प्लिकेशंस का ट्रीटमेंट करना है। इसमें मतलब अगर आपका जिस्म का कोई हिस्सा भी काटा जा सकता है? अगर ना, कोई भी हिस्सा नहीं, जो हिस्सा मुतासर है हाँ, वो कट सकता है। सही। पूरे का पूरा जिस्म सुन्न नहीं हो जाता। एक पैच बना है, यहाँ पे आपका सेंसेशन नहीं, बाकी जगह पे सेंसेशन है। एक हाथ पे सेंसेशन नहीं है, बाकी जगह पे सेंसेशन है। सारे का सारा जिस्म एकदम से मुतासर नहीं हो जाता। ठीक है। लेकिन बीमारी तो जिस्म के अंदर मौजूद है ना, जरासीम मौजूद है, वो जरासीम ट्रांसमिट हो सकते हैं। आप उसका ट्रीटमेंट शुरू करें, विद इन 1 मंथ पेशेंट बीमारी को ट्रांसमिट करने से खत्म हो जाता है। सही। बीमारी ट्रांसमिट नहीं हो सकती, जरासीम उसके जिस्म में इतने कम हो जाते हैं कि वो बीमारी को फैलाने के काबिल नहीं रहता। सही। लेकिन बात वहीं पे आती है ना, आप उसको ट्रीटमेंट सेंटर तक लेके तो जाएं। आप नहीं लेके जाते, उनको इन्फॉर्म कर दें। टेलीफोन नंबर इस वक्त मेरे पास नंबर मौजूद नहीं है, अगर आप मुझे बता दें ना प्रोग्राम इस टॉपिक पर है तो मैं पूरी डिटेल लेके आता। सही। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, साकिब हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? साकिब बात कर रहा हूँ जाबर से, जून वैली से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार ये जो दाने से बन जाते हैं पूरे जिस्म पे। डॉक्टर साहब आप? खून कैंसर से बात कर रहा हूँ, खून कैंसर से। ये मेरी बहन को एक बीमारी है। किस तरह की बीमारी है? वो ये बन जाते हैं, दाने हैं, बहुत पुराने दाने हैं ये जो। आपने पहले चेक करवाया? ये बहुत सी जगहों पे हमने चेक करवाया, लेकिन अभी तक जो है ना कोई इलाज मतलब नहीं हुआ है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? बात वहीं पे आ जाती है ना, इन्होंने बहुत सी जगहों पे चेक करवाया है मगर चेक करवाया। हाँ। ये सवाल मेरे सामने अक्सर आता है जी, बहुत सी जगहों पे चेक करवाया जी, किसको चेक करवाया? जो गली के नुक्कड़ पे बैठा हुआ है डॉक्टर, उसको चेक करवाया। वो डॉक्टर है नहीं, वो डॉक्टर नहीं है, वो एक हकीम है, वो दवाइयाँ देता है। और किसको चेक करवाया जी? वो दम करवाने वाले को चेक करवाया। प्रॉपर जगह पे नहीं पहुंचे। और अगर किसी जगह पे गए हैं, किसी स्पेशलिस्ट के पास गए हैं, तो उन्होंने कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन बताई होंगी। हमारे में लोग इन्वेस्टिगेशन से बहुत डरते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं क्यों डरते हैं। जब तक किसी चीज की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, नहीं पता चलेगा कि बीमारी क्या है। बिल्कुल, जो स्पेशली हम जैसे कहते हैं स्किन स्पेशलिस्ट जो इस बीमारी की जड़ को जानता हो, आप उसी को चेक करवाएं, वो ज़्यादा बेहतर इलाज भी बता सकते हैं और इस पर आपको गाइड भी कर सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। हसन आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रूही 810 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी मलिक फैसल मुराद, जो कि सिंगर हैं, बहुत अच्छी आवाज़ है। आज हमारे साथ शो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। ये बताएं कि सिंगिंग कैसी जा रही है आपकी? जबरदस्त। अच्छा, बहुत जबरदस्त जा रही है।
आजकल क्या कर रहे हो, क्या एक्टिविटीज हैं? मैम आजकल अपना न्यू एल्बम पे काम कर रहा हूँ, हम्म। म्यूजिक वगैरह खुद ही कंपोज कर रहा हूँ सारा। सही जी, तो इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छे सॉन्ग सुनने को मिलेंगे। तो किस तरह के गानों पे ज्यादा काम कर रहे हो? जिस तरह आजकल हम देखते हैं बहुत ज्यादा लोग जो है वो पॉप की तरफ, रॉक की तरफ जा रहे हैं, तो आपका क्या है? मैम मेरा ज्यादातर जो वे है वो है थोड़ा सैड वर्जन है, और ज्यादातर लाइफ की रियलिटी पर। अच्छा, लाइफ ये लफ्ज थोड़ा इंटरेस्टिंग था, लाइफ की रियलिटी, ये क्या है? मैम बिकॉज हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ लाइफ में गुजरा होता है, तो इसलिए हमारे साथ भी काफी अच्छा टाइम गुजरा। अच्छा टाइम गुजरा और यादगार टाइम गुजरा। यादगार टाइम गुजरा। तो सैड गानों पे क्यों? मतलब कोई दुख है? नहीं, दुख तो कोई नहीं है, लेकिन ये है कि जिंदगी कहीं सबक देती है। कहीं मोहब्बत है या कुछ इस तरह का? मैम धोखे वाली बात तो आजकल वो आपको पता है, किसी से उम्मीद रखना ही नहीं चाहिए। डिसहार्ट ऐसा लगता है बहुत डिसहार्ट हो, है ना? ऐसे ही है मैम, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सही है। अच्छा, और ठंड को एंजॉय कर रहे हो, सर्दियों को एंजॉय कर रहे हो? जी, ठंड को एंजॉय तो करे, लेकिन अब ठंड जा रही है, जब एंजॉय करने को होगा। अच्छा, क्योंकि अभी ये जो है वो जाहिर सी बात है ठंड भी जाने वाली है, जी। क्योंकि फिर अभी गर्मियां जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाएंगी और फिर वही मौसम होगा, फिर लोग बड़े आवाजार से नजर आएंगे। हाँ, वैसे ही मुल्तान में बड़ी कम टाइम के लिए सर्दियां आती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिकॉज अभी आप ये देखें कि नारायण का गान गया था अभी रिसेंटली गया था नारायण का गान, माशाल्लाह बहुत एंजॉय किया है। वहाँ भी एक सॉन्ग शूट करके आया हूँ। अच्छा, वो भी इंशाल्लाह भी रिलीजिंग है, उसकी करनी है, तो काफी वर्कआउट कर रहा हूँ। बाकी है पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी हैं उस पर भी कोई गाना बना लो। हाँ, ये भी एक रियलिटी है ना हमारे इस टाइम, पेट्रोल और ये जो चीजें बढ़ती जा रही है, महंगाई जो बढ़ती जा रही है ना, अल्लाह माफी दे। आजकल बिल्कुल लोगों को घर में खाने के लिए नहीं मिल रहा और महंगाई और बढ़ती जा रही है। बहुत 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 जुल्म हो रहा है आवाम के साथ। हाँ, तो मतलब अभी आपने भी ऐसे ही किया जब पेट्रोल की कीमतें, तो आपने फौरन अपनी गाड़ी शाड़ी ले गए हो, बाइक ले गए हो, फुल करा दिया हो? मैम अच्छा, मुझे एक बात ये समझ नहीं आती कि जब महंगा होना होता है पेट्रोल, तो इतना रश क्यों लग जाता है वहां पर? मतलब गाड़ियों पे गाड़ियां, हालांकि पता है कि बाद में फिर भी तो वही डलवाना है। हाँ, तो उतनी ही कीमत पे जाके फिर टैंकियां फुल करवा के वो कहते हैं जी हमारा हफ्ता तो चल जाएगा ना। चलो, आवाम को ये होता है कि हफ्ता तो चल जाएगा ना हमारा। अच्छा, हफ्ता भी कितना चलेगा फिर बाद में चलेगा। अच्छा जी, हमें जो ज्वाइन किया है हमारे जी रोही के एडिटर हैं डॉक्टर अमजद बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में। जी शुक्रिया। अच्छा जी, सर से हम बात करेंगे जिस तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, इस पर आवाम जो है जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उस हवाले से बात होगी। थोड़ी सियासी सूरत हाल पे भी बात करेंगे कि अब क्या होगा। सर क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं और एकदम आवाम के ऊपर एक दफ़ा फिर बोझ बढ़ गया है, तो आवाम बहुत ज़्यादा मुश्किलात ऑलरेडी पहले झेल रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सिर्फ बोझ ही नहीं, एक अजीब सी कैफियत है और पूरे मुल्क में एक परेशानी की लहर दौड़ गई और ऐसा महसूस हुआ कि अब ये 35 रुपए जो इजाफा हुआ है डीजल में और पेट्रोल में, ये सिर्फ हमारे आमदोरफ्त के किरायों में इजाफा नहीं होगा, बल्कि तमाम अशिया पर ये मुनक़िस होगा। इसलिए कि हमारी जितनी ट्रांसपोर्टेशन है, गुड्स हैं, अशियाए खुरनोश हैं, वो सारी ट्रकों के ज़रिए ट्रांसपोर्टेशन होती है और सारे ट्रक जो है वो डीजल से चलते हैं। इसके साथ साथ जो है हमारे ज़राअत के शोबे में भी ये डीजल इस्तेमाल होता है, तो ये दोनों जगहों पर डीजल का रेट बढ़ना जो है वो शदीद माशी दबाव का सबब बनेगा और महंगाई की एक लहर जो है उसका खदशा है। तो एक सरासीमगी सी कैफियत है और लोगों को समझ नहीं आता कि वो क्या करें इस सारी कैफियत में। और ये नहीं कि ये मामला ख़त्म हो गया है, बल्कि अभी ये खबरें हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद टैक्सेस बढ़ेंगे, मिनी बजट आएगा, लोगों पर दबाव बढ़ेगा। तो समझ नहीं आती लोगों को कि उनकी आमदनी कम हो रही है, डॉलर का रेट बढ़ने से आपकी जो रुपए की कदर है वो मुसलसल गिर रही है और आपकी जेब में जो पैसे हैं वो अचानक बड़े बड़े उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। फिर एक दूसरा पहलू जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है वो ये कि इस दफ़ा हुकूमत ने फैसला किया है कि 15 दिन बाद जो है वो रिवाइज करेंगे निर्ख पेट्रोलियम के। तो इस दफ़ा 31 को
ये रिवाइज होने थे और यकम को जाके इसमें इजाफा होना था। लोगों को पहले पता लग गया कि ये इजाफा हो रहा है, इस दफ़ा लाजमी इजाफा होगा। तो पेट्रोल पंप मालिकान ने वो सारी ऐसी जगह जहाँ पर पेट्रोल ज़ख़ीरा किया जाता है, तेल ज़ख़ीरा किया जाता है, एजेंसियाँ हैं, उन सब ने ये तेल जो है वो होल्ड कर लिया और उसको गायब कर दिया। हाँ जी। लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बहुत ये नहीं मिल रही थी। अब हुकूमत को चाहिए ये था कि जो तेल ज़ख़ीरा किया गया है उसको मार्केट में लाते। तो हुकूमत ने उन माफियाज के सामने सरेंडर करते हुए फौरी तौर पर तेल की कीमतें बढ़ा दी। अब ज़रा आप तसव्वुर करें कि एक टैंकर जो है उसमें 50,000 लीटर तेल होता है जी, ठीक है, और बाद ऐसे टैंकर भी हैं जिसमें 70,000 लीटर तक तेल आ जाता है। तो अगर 50,000 लीटर का टैंकर है और किसी के 2 टैंकर रास्ते में हैं, तेल लेकर आ रहे हैं, तो अचानक जो इजाफा हुआ 1 लाख लीटर अगर किसी का तेल रास्ते में आ रहा है तो अचानक उसको बैठे बैठे उसकी जेब में 35 लाख रुपए फौरी तौर पर आ गए। मतलब जरा तसव्वुर करें कि अगर किसी के पास 1 लाख लीटर तेल खड़ा हुआ है तो 35 लाख रुपए, 2 ट्रॉलर जो रास्ते में हैं तो टैंकर जो है उनका 35 लाख रुपए अचानक बढ़ गया। तो ये एक इस तरह का इजाफा था कि पूरे मुल्क में आप देखें ना कि तमाम पेट्रोल पंपों पर, एजेंसियों पर जहाँ होल्ड करने वाले हैं उनके पास ये ज़ख़ीरा था, तो अचानक उनकी जेबों में लाखों रुपए चले गए अवाम की जेब से निकलकर। तो ये सूरत हाल को अच्छी नहीं है और इससे लोगों का जो रियासत पर एतमाद होता है वो शेक होता है और वो कम होता है और लोग ऐसा समझते हैं कि हमारे हकूक़ की रखवाली करने वाला कोई नहीं है और हम जो है इस माफिया के रहमो करम पर हैं, इन सारे लोगों के रहमो करम पर हैं। अब हुकूमत ये जवाब दे रही है कि हमने IMF के मुतालबे पर और शर्त पर जो है ये तेल की कीमतें बढ़ाई हैं, डॉलर को मार्केट रेट पर छोड़ा है। आपने देखा कि डॉलर 2 दिनों में 33 रुपए बढ़ गया और ये सिर्फ डॉलर नहीं बढ़ा, सारी करेंसियां फिर बढ़ जाती हैं इसी तरह। तो 33 रुपए बढ़ने से आप ये देखें कि आपकी जेब में जो पैसे थे अचानक उनकी हैसियत जो है 15-20% कम हो गई। आपने कुछ भी नहीं किया, आपकी जेब में पैसे हैं, आपका कोई कसूर नहीं है, वो अचानक की 15-20% जो है उनकी हैसियत कम हो गई। तो ये जो सारी सूरत हाल है, अगर IMF का मुतालबा भी है कि आप अपने मामलात ठीक करें, अपने अखराजात कंट्रोल करें, अपने टैक्सेस बढ़ाएं, तो आपको कहीं हुकूमत की सतह पर बेल्ट टाइटनिंग नज़र आ रही है कि आपको कहीं नज़र आ रहा है। इस वक्त जो है आप ज़रा जाके देखें कि हमारे मुल्क में जो सेक्रेटेरिएट में काम कर रहे हैं उसको सेक्रेटेरिएट अलाउंस दिया जा रहा है। भाई वो छुट्टी, वो 5 डेज काम कर रहे हैं, हफ्ते में 5 दिन काम कर रहे हैं, 2 दिन छुट्टी कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ बेहतरीन आसूदा माहौल है सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले को। उसको सेक्रेटेरिएट अलाउंस किस चीज़ का दे रहे हैं आप? 50% मिल रहा था, उसको 100% किया जा रहा है। अच्छा, जो पुलिस के या इन्वेस्टिगेशन के शोबों में हैं उनको इन्वेस्टिगेशन अलाउंस दिया जा रहा है, जो जुडिशरी में है उनको जुडिशियल अलाउंस दिया जा रहा है, जो एग्जेक्टिव में है उनको एग्जेक्टिव अलाउंस दिया जा रहा है। ये किस चीज़ के अलाउंसेज हैं? अगर आप ये चाहते हैं कि अपनी बेल्ट टाइटनिंग की जाए और हमारे पास हालात अच्छे नहीं हैं, तो पहले तो हुकूमत आपको ये करता हुआ नजर आती है ना। तो वहां पर कहीं भी बेल्ट टाइटनिंग नहीं हो रही। जितना भी बोझ है, जितना भी दबाव है, वो अवाम के कंधों पर शिफ्ट किया जा रहा है। और ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। इससे अवाम जो है बड़ी एक परेशानी का शिकार है। जिन लोगों की आमदनी आप जरा तसव्वुर करें 20-25 हज़ार रुपए है माहाना, तो आप जरा कैलकुलेट करके देखें कि उसमें किस तरह गुजारा होगा। इस तरह के मामलात वाकई इस टाइम जो अवाम है वो बहुत ज्यादा सर्वाइव कर रही है। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी साकिब है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेट्रोल का जो है ना इशू बहुत ज्यादा बढ़ गया और इन्होंने एक दाम ही जो है ना महंगा कर दिया पेट्रोल। तो इनको आहिस्ता आहिस्ता काम करना चाहिए था, मतलब बढ़ाना चाहिए था। तो इस हवाले से आप बता दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। तो वही बात है कि पेट्रोल जूते मारने हैं तो जरा आराम से तो मारने चाहिए। आपने तंग ही करना है तो चले थोड़ा तंग कर ले हैं ताकि आवाम जो है वो चले कुछ संभल तो जाए। लेकिन सर ये क्या कर सकते हैं ना, ये बेबसी है। हाँ, आप ये देखें कि ये बेबसी का इजहार है कि अगर आपने पैसे बढ़ाने थे तो चलो 5-5 रुपए 10-10 रुपए करके बढ़ाते। 5-10 रुपए भी बढ़ाएं तो बात हुई है कि हम 247 तक तो 248 तक तो पेट्रोल गया था।
तब हम थोड़ा सा पीछे वापसी की तरफ आए, लेकिन अभी जाहिर सी बात है एकदम से चीज़ें जो हैं वो दोबारा हमारे ऊपर डाल दी गई हैं। फिर इसकी वजह से लोग जो है वो पहले आटे की वजह से खाने पीने की अशिया ही हमारे पास इस टाइम जो है वो उस तरीके से दस्तयाब नहीं हो पा रही, लोग उनसे लड़ रहे थे, और अभी एकदम से पेट्रोल की कीमतों का एकदम आपके ऊपर बर्डन पड़ जाना, तो जाहिर सी बात है आवाम जो है वो इस चीज़ को अब हजम नहीं कर पा रही। देखिए, आवाम हजम इसलिए नहीं कर पा रही कि उनका ज़ाहिर है गुजारा नहीं हो रहा, और वो जिन हालात से गुजर रहे हैं उनके लिए अपनी बका का मसला है। समझ नहीं आ रही कि आने वाला दिन जो है वो कैसे गुजरेगा। आपकी आमदनी बढ़ने के तो कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे, बल्कि आप पर दबाव है। जिन लोगों की जॉब्स हैं वो जॉब्स खतरे में हैं, जिनके कारोबार हैं वो कारोबार खतरे में हैं। सर इंडस्ट्रीज बंद होने जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ बंद भी हो गई हैं, तो लोगों का रोजगार छिन गया है। एक तरह से लोग जो है वो सड़कों पर ही आ गए हैं। आपको अंदाजा है कि मार्केट में इस वक्त आटा जो है खुली मार्केट में कितने रुपए किलो दस्तयाब है? 140 रुपए किलो आटा जो है, 140 से 160 के दरमियान, लेकिन उम्मी तौर पे 140 रुपए बिक रहा है। 140 रुपए किलो अगर आटा मार्केट में बिक रहा हो, तो आप जरा तसव्वुर करें कि जिस घर में फैमिली में 3 किलो आटा चाहिए और वो मजदूर आदमी है, तो वो 3 किलो रोज का उसको आटा चाहिए, तो 3 किलो आटा जो है उसके पैसे आप कैलकुलेट कर लें, और फिर घी के पैसे कैलकुलेट कर लें, तो आप जरा एक वक्त की हांडी उसको बनाने का जरा कैलकुलेशन कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। अब ये देखिए, रियासत का जो तसव्वुर होता है वो एक माँ का तसव्वुर होता है, ठीक है ना जी। उसने अपने लोगों को पालना होता है, लेके चलना होता है, उनकी तालीम, सेहत, रोजगार, उनके अमन व अमान, ये सारी जिम्मेदारी रियासत के पास होती है। उन्होंने ये सारा कुछ करना होता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि रियासत ने ये तय कर लिया है कि ठीक है, अवाम को पीसना है, और वो जो तबका है, अब आप देखें लोग नाराज़ हो जाते हैं कि जी आप ताजरों पर क्यों बात करते हैं। तो आप देखें हमारे जो ताजर तबका है वो टैक्स नहीं दे रहा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, वो टैक्स नहीं दे रहा, ठीक है ना जी। उनकी इनकम पर जो टैक्स होना चाहिए वो टैक्स हम वसूल नहीं कर पा रहे। देखें, आप जरा थोड़ा सा तसव्वुर करें कि सरकारी मुलाजमीन है, ठीक है, सरकारी मुलाजमीन टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवा रहे, जो एक ऑर्डर से इंप्लीमेंट हो सकता है। सही। हम सिर्फ उनको कायल करते रहते हैं कि जी अपने गोशवारे जमा करवाएं, गोशवारे जमा करवाएं। भाई आप एक ऑर्डर करें कि सुबह तमाम सरकारी मुलाजमीन अपने गोशवारे जमा करवाएंगे, अगर नहीं करवाएंगे तो उनकी तनख्वाह रोक ली जाएगी, तो सारे जमा करवाएंगे। तो हमने खुद वो रास्ते दिए हुए हैं कि जिससे लोगों को एक चोर रास्ता दिया हुआ है कि जी वो अपने लिए सर लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं और फिर बचने के रास्ते ढूंढते हैं, जो मैं समझती हूँ जिस तरह बासर लोग हैं वो अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारी इस तरह की चीजें, रिसोर्सेज जो है वो ढूंढ लेते हैं जिससे वो बच जाए, जिसका जो इम्पैक्ट जो है वो छोटे लोगों पे या जो गरीब अवाम है उसके ऊपर बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसके बारे से भी जानेंगे, और साथ साथ जो है मैं कहती हूँ एक सियासी सूरत हाल, क्योंकि हम पहले भी चल रहे थे होगी, तो क्यों ना एक सॉन्ग सुन लिया जाए। अच्छा मैम, आप यकीन करें, सर अभी बात कर रहे थे तो बहुत ही परफेक्ट बात कर रहे थे कि आजकल का जो सिस्टम चल रहा है, जो गरीब अवाम है मैम, आप यकीन करें उनके घर में वो किस तरह से गुजारा कर रहे हैं ये उनको पता है। और जिनके अभी मैं तो ये कहता हूँ कि जिनके घर में है सब कुछ, उनको तो कोई परवाह नहीं है ना, चाहे जिनकी मतलब गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, वो जहाँ उनके इधर से महंगाई होती है वहां से उनकी तनख्वाह भी बढ़ती है, ठीक है, उनका तो चलो चल रहा है ना। जो बिल्कुल अवाम, जो मजदूर अवाम है, उनका क्या बन रहा है, कुछ भी उनका कुछ समझ नहीं आ रहा। अक्सर मैंने ऐसे लोग देखे हैं, अब तो सड़कों पर मजदूर जो खड़े होते हैं, एक बंदा अगर काम करवाने के लिए आता है तो 20 मजदूर एट ए टाइम खड़े होते हैं वहां पर। ऐसी बात है, महंगाई है ना और बेरोजगारी है, तो हर बंदा सिर्फ इससे उसमें है कि उसे किसी तरीके से कोई काम मिल जाए जिसमें अपने घर का सिस्टम जो है वो चला सके, इस हवाले। अच्छा सर, जिस तरह मरियम बीबी आई और उनका जिस तरह इस्तकबाल किया गया, इस पर काफ़ी लोगों ने जो है बहुत सारे बयानात दिए कि उनका इतना भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया गया, और फिर उनका जो बयान आया उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो 3 महीने के वक्फे से वापस आई थी पाकिस्तान में, और इस वक्त पीडीएम की हुकूमत है, और ये सारा जो मंजरनामा है ये अगले इलेक्शन की तैयारियों का मंजर है। सारी जमातें कोशिश कर रही हैं, चाहे पीडीआई जो सियासत कर रही है वो भी अगले इलेक्शन की तैयारियों के लिए है, पीडीएम की जमातें भी अगले इलेक्शन की तैयारियां कर रही हैं। तो उनकी वापसी को भी ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून ने कोशिश की कि अपने कारकुनों को मुतहरिक किया जाए और उनमें एक जज्बा और एक हरारत की नई लहर जो है वो भोंकी जाए ताकि हम मुतहरिक हो सकें। तो
तो इसलिए प्लान किया गया कि वो जब एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी तो वहाँ उनका इस्तकबाल किया जाएगा। इस्तकबाल के लिए उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और उन्होंने वहाँ पर अपने खिताब में ये कहा कि वो अब तंजीम को मुतहरक करने की कोशिश करेंगी, अपनी तंजीम साजी की तरफ तवज्जो देंगी और उसको तंजीम को बेहतर करेंगी। ये ज़रूरत भी है और ये ठीक है, उनका हक भी है। और इस वक्त जो है देखिए, जमहूरियत जहाँ भी होती है, हमारे यहाँ जमहूरी निज़ाम है, तो उसमें सियासत जो है वो लाजमी होती है। तो मुश्किल हालात जैसे भी हों, सियासी जमातों ने सियासत तो करनी है, तो उन्होंने आगे बढ़ना है, अगले इलेक्शन की तैयारी करनी है। लेकिन इलेक्शन की तैयारी में ये तंजीम साजी कारकुनों को मुतहरक करने के साथ साथ जो सबसे अहम पहलू है वो यही है कि अगर अवाम को रिलीफ दिया जाएगा, अवाम कहीं आसूदगी महसूस करेंगे, तो अगले इलेक्शन की आज खुद तैयारी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, माशी दबाव अपनी जगह पर मौजूद है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंतजामी मामलात हैं उनकी बेहतरी के हवाले से कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। जो ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स हैं जिनको ज़रूर अचीव किया जाना चाहिए, मसलन हमारे यहाँ सफाई सुथराई की हालत बहुत नाकिस है शहरों की, आप देखते हैं हमारे यहाँ पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है। अब इसके लिए ना कोई खरबों रुपए नहीं चाहिए, ये कम पैसों से ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं कि हम पब्लिक टॉयलेट्स, हमारे यहाँ बड़े शहर हैं वहाँ पब्लिक टॉयलेट्स होने चाहिए, सफाई की सूरत हाल ठीक हो, हम कूड़ा अपना 100% उठा लें। फिर इस वक्त एक खौफनाक जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर जिस तरफ हमें लेके जा रहा है मुल्क को, वो उसमें सबसे जो खौफनाकी है और जिसमें खतरनाक पहलू है वो हमारा आबादी का बड़ी तेजी से बढ़ना है। बिल्कुल, उसके हवाले से कोई डिस्कस नहीं कर रहा। इस पे बात करते हैं, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं और चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, हेल्थ टिप। अच्छा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं गाजर के हलवे पर। आपको पता है कि हमारी ये सौगातें हैं, मीठे के हवाले से अगर हम बात करें तो गाजर का हलवा जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, लोग बहुत ज़्यादा शौक से भी इसको खाते हैं। सर्दियों की जो है वो बेहतरीन सौगात इसको समझा जाता है, क्योंकि जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो हमारे यहाँ जो है घरों में स्पेशली हलवों की जो है वो तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। गाजर का हलवा बनाया जाता है बड़े शौक से, सोन हलवा बनाया जाता है। आपको पता है कि बेहतरीन सौगातें हैं सर्दियों के हवाले से, और इसमें डिफरेंट रेसिपीज़ जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं और इन पे इंग्रेडिएंट्स भी जो हैं वो बड़े मज़ेदार होते हैं। आपको पता है ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है सर्दियों में, तो जब आप घर में मीठा बना रहे हों तो मीठे में जो है ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है वो आप जब भी उसको मिक्स करते हैं तो वो ज़्यादा भरपूर ग़िज़ाइयत और उसमें लज़्ज़त पाई जाती है। अगर हम बात करें तो ये किस तरह आपको फ़ायदा दे सकता है, एक तो गाजर के हलवे से आपको जो है तवानाई मिलती है और सेकेंडली इसमें वाइटामिन्स भी होते हैं, फाइबर भी मौजूद होता है और गाजरें आपको पता है कि आयरन से भरपूर होती हैं। हम स्पेशली जब भी बात करते हैं कि गाजर का जूस पिया जाए तो इसलिए होता है कि आपके खून को जो है बढ़ाने के लिए गाजर का जूस पिया जाता है। तो गाजर का हलवा भी उसी तरह ही आपको जो है मदद देता है, आपकी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। और साथ साथ अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या इस्तेमाल हो, कैसे तैयार किया जाता है, तो गाजर की खीर भी स्पेशली जो है बनाई जाती है। कुछ लोग जो है गाजर को जस्ट उसको फ्राई करके और उसके बाद जो है उसको भून कर और फिर उसको उसमें मेवा जात ऐड करते हैं। कुछ लोग जो है वो गाजर को खीर की बनाते हैं जिसमें दूध भी ऐड होता है। तो स्पेशली अगर इसमें मेवे की बात करें, कौन कौन से मेवे आप इसमें डाल सकते हैं, तो इसमें आप पिस्ता डाल सकते हैं, इसमें आप अखरोट डाल सकते हैं और इसके साथ बादाम होते हैं जनाब, और इसके साथ साथ जो है बहुत सारी चीज़ें जो आपकी पसंदीदा हों वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि गाजरों को जो है वो उबाल लिया जाता है और उसके बाद जो है उसे कद्दूकश करके उबालते हैं। कुछ लोग जो है उसको दूध में बॉईल करना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर दूध में अगर आप बॉईल करेंगे तो उसकी ग़िज़ाइयत जो है वो बढ़ जाती है। उसके साथ साथ आप इसमें चीनी फिर ऐड करते हैं और जो है मज़े का एक आसान सा तरीका भी होता है गाजर के हलवा बनाने का और जल्दी से बन भी जाता है। और लेकिन इसमें मेहनत दरकार होती है, क्योंकि जब गाजरें जो छीलनी होती हैं वो सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम होता है कि उसको छील के और उसके बाद आप उसको कद्दूकश करते हैं, बॉईल करते हैं। इसमें इलायची डाली जाती है, कुछ लोग जो है इसमें घी डालकर जो है वो भून लेते हैं और उसके बाद जो है इसमें खोया डाला जाता है, ऐड किया जाता है। तो एक मज़ेदार एक रेसिपी जो है वो इसकी तैयार हो जाती है गाजर के हलवे की। और जो है सर्दियों में आप अपने जिस तरह आपके कोई गेस्ट वगैरह भी आ जाते हैं तो आप उनको भी पेश कर सकते हैं, वैसे आप अपने खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाजर का हलवा जो है वो खाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये तो हो गई गाजर के हलवे के हवाले से। सर से भी जानते हैं, सर गाजर का हलवा आपको कितना पसंद है? जो स्वीट डिशेज हैं सर्दियों की उसमें गाजर का हलवा सबसे बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो किस तरह पका हुआ है ये बड़ा मैटर करता है। किसी ज़माने लोग जो है
दूध के अंदर पकाते थे और खोया भी उसके अंदर डाल के उसको पकाते थे। अब वो दूध महंगा हुआ, खोया महंगा हुआ, तो लोग गाजरें बना के, हलवा बना के उसके ऊपर जो है वो खोया डाल देते हैं। हाँ, वो थोड़ा सा डाल दिया, चले थोड़ी सी ये दुकानों में भी ऐसे ही बिक रहा होता है। हाँ। और हम अब शादी ब्याह की तकरीबात में खासतौर पे लोग जो है वो पुरानी यादें लेके प्लेटें भर लेते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा खा के रख देते हैं, इसलिए कि वो मजा खाया नहीं जाता वैसे का। हाँ। और मोस्टली होता है कि गाजर का हलवा आप करें, लेकिन मीठा कुछ लोग बहुत शौक से खा रहे होते हैं, कुछ लोग जो है वो तो आज भी अगर उसे उसी रेसिपी के तहत पकाया जाए ना, कि दूध में उसको अच्छी तरह पकाया जाए, फिर भुना जाए, तो फिर उसमें बड़ा टेस्ट आता है। मेरे घर में मेरे अब्बा जी ने, मैं वापस आई सर, तो अब्बा जी ने गाजर का हलवा, खीर वाली, बल्कि गाजर खीर जो है वो बनाई हुई थी। तो जाहिर सी बात है अपनी ग़िज़ाइयत तो एक मज़ेदार भी लगता है और अच्छा भी लगता है। गाजर खुद अपने अंदर बड़ी ग़िज़ाइयत रखती है। अगर आप उसे वैसे ही कच्चा खाएं तो उसमें बड़ा बड़ा ग़िज़ाई अमल है, और फिर अगर उसे पका के खाएं, लोग तो इसका सालन भी बनाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही, वो तो सब्जी में तो ऐड होती है। आलू मटर गाजर जो है उमन जो है वो ज़्यादा पकाया जाता है, और गाजर का हलवा तो क्या ही बात है, उसमें बड़ा मज़ा है। अगर सही पका हो तो इससे बेहतर स्वीट डिश मेरा ख्याल नहीं है। वैसे हम हलवों में बड़े इनरिच हैं। हमारी दुकानें आप देखें, हलवाइयों की दुकानें जो है वो हलवों से भरी होंगी, हर चीज का हलवा बना दिया हमने ना, बंदों का भी, हाँ, बहुत सारी चीजों का हर चीज का हलवा बना दिया है, आसान रास्ता मिला है। और खासतौर पे अब जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे काजू का हलवा है, पिस्ते का, बादाम का हलवा है, तो ये तो बड़े महंगे हो गए हैं वो। वैसे ही सर आप ड्राई फ्रूट जो है वो, हाँ, बस आप दूर से ही उनको देख के खुश हो जाए। अब आप हलवों को भी मिठाई की दुकान पे जाके दूर से देख के खुश हो जाए। अच्छा, आपको भी पसंद है गाजर का हलवा? बहुत। बना लेते हो? मैं हर डिश बना लेता हूँ। अच्छा, बर्फी बना लेता हूँ, गाजर का सोना हलवा बना लेता हूँ। मम्मा की मिठाई की दुकान तो नहीं है तुम्हारी? मिठाई की दुकान पे तो नहीं काम करता रहे? नहीं। हाँ? मम्मा की अक्सर तबीयत खराब होती थी ना, तो मम्मा मुझे मतलब मैं इतना ट्रेन हूँ कि घर में अगर बीमार है तो मैं सारा घर संभाल लेता हूँ। अच्छा, चले, अम्मा ने ऐसी तरबियत की है कि घर की सारी चीजें, कुकिंग जो है वो खुद कर लेते हो। चलो, ये अच्छी बात है। आने वाली वाइफ जो होगी तो वो बड़ी सुखी होगी। नहीं, उससे तो पकवाएंगे। अच्छा, उससे पकवाओगे, सही है, ठीक है। मुझे हम ना, तुमने हंसा दिया बात करके, अभी मैं बात नहीं करती। अच्छा सर, जिस तरह मरियम बीबी पे बात कर रहे थे, तो अभी आप क्या समझते हैं आने वाले जो हमारे हालात हैं वो किस तरह के होंगे? इलेक्शन सर होंगे या नहीं होंगे? देखिए, इलेक्शन तो होने हैं। इलेक्शन को अगर बहुत कोशिश की जाए तो थोड़ा बहुत डिले किया जा सकता है, लेकिन इसको अवॉइड तो नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है कि इलेक्शन करवाए जाए। इलेक्शन तो होने ही हैं, और आइन तो ये कहता है कि इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर हों। तो अभी सूबाई असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई हैं 2, तो इन असम्बलियों में भी इलेक्शन होने हैं, और फिर कौमी असम्बली के इलेक्शन जो है वो ड्यू है, वो भी यकीनन होने हैं इसी साल। तो वो उसके हवाले से फैसला क्या होता है, लेकिन इलेक्शन हम अवॉइड नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि आने वाले हालात जो है वो ज़रा मुश्किल हैं। उसमें ऐसा लगता है कि अगर हम ट्रैक पर चढ़ जाएं, अगर हम सही रास्ता अडॉप्ट कर लें, तो फिर उसमें कुछ अरसे के लिए मुश्किलात हैं, लेकिन फिर आगे आसानियां आ सकती हैं। मिसाल के तौर पर आज हमें मुश्किल हो रही है कि हमने डॉलर के रेट को मार्केट पर छोड़ा है, हमने पेट्रोल के नर्ख बढ़ाए हैं, और हम कुछ टैक्सेस लगाने जा रहे हैं। तो उससे ये होगा कि हम IMF के साथ हमारा माहिदा जो है वो हो जाएगा, और हमें वहाँ से कुछ रकम मिल जाएगी, डॉलर्स मिल जाएंगे। फिर जैसे ही ये मिलेंगे तो फिर हमारी जो कमिटमेंट्स बाकी अपने दोस्त ममालिक के साथ है, जिसमें सऊदी अरब सर फहरिस्त है, तो वो रकूम जो है वो हमें मिल जाएंगी। और फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी हमें मॉनेटरी के इदारे पैसे दे देंगे। तो हमें जो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की, डॉलर्स की ख़ास तौर पे, और हमने पेमेंट्स करनी है, इंटरनेशनल पेमेंट्स करनी है। असल हमारे ऊपर दबाव यही बैनुल-अक़वामी अदायगियों का है, जो हमने कर्जे उतारने हैं। तो हमें को 22 अरब डॉलर दरकार है एक साल में, तो उसका बंदोबस्त करना है। अगर वो बंदोबस्त नहीं होता तो फिर ज़ाहिर है डॉलर पर हमारे रुपये पर मज़ीद दबाव आएगा, डॉलर आगे बढ़ेगा। तो अगर हम ये बंदोबस्त करने में कामयाब हो जाते हैं, फिर तवक्को है कि हम कुछ अपनी सूरत हाल बेहतर कर लेंगे। अभी हमारी जो रेमिटेंसेज है ना, वो रेमिटेंसेज वो होती हैं जो बाहर से लोग कमाने के लिए गए हुए हैं, वो अपने मुल्क में पैसे भेजते हैं, तो वो डॉलर्स की सूरत में आती हैं। तो वो बड़ा दबाव आ गया था कि लोग बैंक के ज़रिए भेजने की बजाय हुंडी के ज़रिए भेज रहे थे।
सही। अच्छा, हुंडी में ये होता है कि वो डॉलर आपके मुल्क में आता नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं सऊदी अरब काम कर रहा हूँ, तो मैंने अपने पैसे, मैंने वहाँ 1000 रियाल कमाए है, तो मैं उसे पाकिस्तान भेजना चाहता हूँ, तो मैं वहीं किसी आदमी को 1000 रियाल दे दूंगा और उसका एजेंट मुझे यहाँ पाकिस्तान में उसके बदले में वो रुपए दे देगा। सही। तो वो रियाल तो वहीं रह गए, हाँ। या डॉलर मैंने दिए वो वहीं रह गए, पाकिस्तान शिफ्ट नहीं हुए। तो हमारी कोशिश ये है कि किसी तरह इस सारे ये जो ट्रांजैक्शन है इसको बैंकिंग चैनल के जरिए हो। ये बैंक में जब आप जमा करवाएंगे तो वो डॉलर मुंतकिल होंगे हमारे यहाँ। तो ये क्योंकि रेट का फर्क आ गया था कि जो हमारा इंटरबैंक रेट था उसमें और जो इंटरनेशनल जो मार्केट थी, मार्केट में ना, ओपन मार्केट में वो 40-42 रुपए का फर्क आ गया था। तो लोग इसलिए बैंक के जरिए पैसे नहीं भेज रहे थे, हुंडी के जरिए पैसे भेज रहे थे। अब ये फर्क खत्म हुआ है, तो उम्मीद की जा रही है कि ये पैसे जो है बैंक के जरिए आएंगे, तो हमारे जो रुपए पर दबाव है वो निस्बतन शायद कम हो सकता है। सही। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, वैसे तुमसे अगर फैसल के तुम्हारे सॉन्ग्स वगैरह सुनने हों या तुम्हारी वीडियोस वगैरह, तो कैसे देखा जाए? मैम, यूट्यूब पे मेरा चैनल है मलिक फैसल ऑफिशियल के नाम से, तो मेरे सारे सॉन्ग वहीं पे होते हैं। सही। तो आगे क्या प्लान्स हैं तुम्हारे, क्या गोल्स हैं? मैम, आगे गोल ये है कि मेरा मेन मिशन यही है कि मैं पाकिस्तान को जो है ना रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो पाकिस्तान में भी ऐसा टैलेंट है जो अपने बलबूते पे काम करके वो रिप्रेजेंट कर सकता है। क्यों, अगर इंडिया में इतना टैलेंट हो सकता है तो पाकिस्तान में भी है। लेकिन पाकिस्तान में जो टैलेंट है वो हाइड हुआ है, हिडन हुआ है। उसको मतलब ये है कि सामने लाना है। अब कैसे लाना, इसलिए कब से टाइम में लगे हुए हैं। बाकी है कि अल्लाह पाक ने जब चाहा इंशाल्लाह तो सिर्फ म्यूजिक ही करना है, इसी के ऊपर फोकस है? नहीं, म्यूजिक, लिरिक्स, सिंगिंग और इसके अलावा स्टोरी राइटर भी खुद हूँ मैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। खाली म्यूजिक बनाने के लिए आप यकीन माने महीने लग जाते हैं। अगर एक प्रॉपर एक हिसाब से बनाया जाए, बनने में एक दिन में भी बन जाता है। लेकिन इनके प्रॉपर एक टूल्स होते हैं, उनको उनके यूजेज का तरीका होता है कि किस तरह से इनके लेवल्स रखने हैं। एक एक प्लगइन में उनके हजारों फीचर्स होते हैं, फिर उनमें से चूज करना पड़ता है कि कौन सा म्यूजिक इस टाइप पर वो सूटेबल होगा, किस तरह से होगा। तो ये भी बड़ी दुनिया है। तो अभी जाहिर सी बात है, इसके लिए भी आपको एक बेहतरीन उस्ताद की जरूरत होती है जो आपको गाइड कर सके, तो उस हवाले से भी बताइएगा। मैम, मेरे कुछ जो तो आजकल सिंगर्स हैं वो कहते हैं हम खुद ही उस्ताद हैं, हम खुद ही गा लेते हैं बहुत अच्छा। मैम, इंसान सारी जिंदगी शागिर्दी रहता है, सीखता ही रहता है। तो जो सीखने का प्रोसेस है ना वो सारी जिंदगी ही रहता है, चलता रहता है। ठीक है, तो बाकी है कि जो अभी मेरे म्यूजिक टीचर हैं वो हैं सर शॉन फोकम, जिनसे मैं म्यूजिक की क्लासेस वगैरह लेता हूँ। और उसके अलावा जो मेरे सिंगिंग के जो सर हैं वो हैं सर नईमुल हसन बबलू साहब, वो उनका इंतकाल हो चुका है। तो उनसे माशाल्लाह बहुत कुछ सीखा है। आर्ट्स काउंसिल में मैं क्लासेस वगैरह लेता रह गया हूँ और माशाल्लाह अच्छा प्रमोट करते हैं टैलेंट को। लेकिन ये कि जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ, जो मैं अपनी लाइफ में जो कुछ करना चाह रहा हूँ, मेरा गोल काफ़ी लंबा है। तो उसके लिए आज आप यकीन माने मुझे काफ़ी अरसा भी हो गया है। सिर्फ इस स्टेप तक आने के लिए भी मुझे काफ़ी अरसा हो गया है। मैं आप ये देखें पाँचवीं क्लास में था जब मैंने स्टार्ट लिया था। तो उस टाइम से लेके फिर मेरी स्टडी भी बीच में मैंने छोड़ दी थी। तो स्टडी भी मेरी मैट्रिक है। लेकिन यह कि जिस सॉफ्टवेयर में मैं काम कर रहा हूँ उस पर मैंने 4 साल का डिप्लोमा किया है। ठीक है, उसके लिए पूरी थ्योरी होती है म्यूज़िक की, वो की है। और साथ साथ इसका वीडियोग्राफी का भी कर रहा हूँ। अच्छा, साथ साथ मेरा सिस्टम भी चलता रहे, मेरे खाने पीने का सिस्टम भी चलता रहे और मेरा बजट भी निकलता रहे, ताकि मुझे फाइनेंशियली भी वो इश्यू ना हो और इसको भी लेके चलूँ। क्योंकि अगर सिर्फ मैं शौक को लेके चलूँगा तो जाहिर सी बात है मेरा शौक खत्म हो जाएगा। और ये मेरा शौक नहीं है, मेरा जुनून है। और मैं इंशाल्लाह मैंने पाकिस्तान को ऐसे गाने देने, ऐसे गाने लिखने हैं। एक दफा ना मतलब पता लगेगा कि वाकई दोबारा से म्यूजिक को। हाँ जी, चलो ये अच्छी बात है, हमारे लिए बेस्ट विशेस है हमारी तरफ से। अच्छा सर, आपको भी म्यूजिक से वैसे लगाव है या नहीं? हाँ, देखिए ये फितरी सी बात है। आप कोई शख्स भी ये कहे कि जी मुझे म्यूजिक पसंद नहीं है या मैं अट्रैक्ट नहीं करता, तो वो उसका कोई किसी वक्त का तजर्बा हो सकता है।
अदरवाइज कोई ना कोई गाना, कोई ना कोई धुन ऐसी जरूर होती है जो आपको अट्रैक्ट करती है। हाँ। ये हो सकता है कि उसी वक्त उस माहौल में अट्रैक्ट की, फिर बाद में शायद अच्छी ना लगे। पहले तो ये फैसल के लिए कॉम्प्लीमेंट्स हैं कि ये इसकी आवाज़ अच्छी है, अच्छा गाता है, और ख़ास तौर पे जो इसके अंदर जो जज्बा है आगे बढ़ने का, कि ये कह रहा है कि जी मैं पाकिस्तान को ऐसे ऐसे गाने दूंगा। हाँ, ये बड़ा जज्बे की बात है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये है कि ये अपने गाने खुद लिखता है, खुद धुन बनाता है, कंपोज करता है, अपने म्यूजिक होते उसे गाता है, ये बड़ी बात है। वरना लोग अमूमन गाए हुए गाने गाते हैं तो वो निस्बतन आसान है, धुन बनी हुई मिल जाती है। तो अपने लिए धुन तैयार करना, फिर इसको लिखना और फिर उसको गाना, ये बड़ा अहम और बड़ा मुश्किल काम है। सर वैसे आप समझते हैं आजकल जिस तरह राइटर्स और जो लिखने वाले थे, तो जिनका हम समझते थे कि बड़ा अदब के साथ, आजकल वो भी लिखना छोड़ गए हैं? अच्छा, ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ तहरीर खत्म हो गई है, उसकी वजह से हमारा ड्रामा और फिल्म खत्म हो गई है। हाँ। लेकिन जो मौसीकी का मामला है उसमें कुछ थोड़ी सी अलग बात है। मिसाल के तौर पर अब हमारे हमसाया मुल्क से जो गाने आ रहे हैं, जिनकी धुनें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, बड़े मशहूर हो रहे हैं, आप देखें कि उसकी शायरी में कुछ भी नहीं होता और अजीब अजीब से फिक्रे होते हैं, उसमें शायरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन उनकी मौसीकी, उनकी धुन, उनकी कंपोजिंग इतनी ज़बरदस्त होती है, इतने लाइवली होते हैं कि वो आपको अट्रैक्ट कर जाते हैं। अगर आप उनके अल्फाज पर गौर करें तो आप कहेंगे कि ये क्या गाना है। हाँ। तो ये जो मौसीकी है, ये शायरी, किसी ज़माने लोग शायरी की तरफ जाते थे, बड़ा अट्रैक्ट होती थी शायरी ना। हाँ, तो आजकल सर वैसे इतनी है, लोग जो है वो रैप की तरफ और इस तरह, है ना, कुछ लोग खासतौर पे ऐसी चीजें ना, मतलब जो सैड चीजें थी, हाँ, उनमें भी अट्रैक्शन पैदा करके उन्होंने पेश कर दिया ना, फैसिनेशन बना दी। हाँ, सैड होते हैं तो आपने अच्छे से कि यार ये वाला गाना सुन लो, ये शायरी आपकी फीलिंग्स और आपके जज्बात जो है ना, अल्फाज वो उनके साथ मैच करते हैं। असल में बात ये है कि देखें, जो आपके डिलीवर करने का तरीका होगा ना, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको डिलीवर कर रहे हो। चाहे वो रैप है, चाहे वो पॉप म्यूजिक है, चाहे वो रॉक है, ठीक है, आप किस तरह से उसको डिलीवर कर रहे हैं। अक्सर ऐसे म्यूजिक होते हैं जो मतलब उनकी शायरी, जैसे सर कह रहे हैं, बिल्कुल वो समझ नहीं आती, लेकिन उनको मोल्ड ऐसे किया होता है, वो हमें बहुत अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा फैसल, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने